हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू एग्जाम्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि आपको एग्जाम में हेल्प कर रही हूँ मैं प्रिपेयर करने के लिए। तो हमने पहले ही MZO001 और MZO002 पढ़ लिए हैं, ठीक है। और उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हो सकते थे वो सारे के सारे प्रिपेयर करा दिए हैं मैंने चैप्टर वाइज। तो अगर आप वो वीडियोस देखेंगे तो आपको उसमें भी हेल्प मिलेगी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं MZO003, जो कि आपका है कंपैरेटिव एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, इसका टाइटल है। इसमें जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके चैप्टर वाइज बनेंगे वो सारे के सारे हम वीडियोज के माध्यम से कवर करेंगे, और इसका PDF भी मैं आपको ग्रुप में दे दूंगी, तो बने रहिएगा। चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 19 तक है शायद आपके ये चैप्टर्स, 18 या 19 तक ही हैं। उतने सारे चैप्टर्स ही कंप्लीट करेंगे हम। मैक्सिमम किसी चैप्टर में 4 क्वेश्चन, किसी में 2 क्वेश्चन, किसी में 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, वो सारे के सारे कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो पहले चैप्टर के साथ। फर्स्ट चैप्टर में पहला क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इन योर ओपिनियन, व्हिच इज सुपीरियर, क्लोज्ड और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये क्वेश्चन आपके बुक का ही है बट अच्छा क्वेश्चन है। पहला जो चैप्टर है आपका वो सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर ही है, तो इस क्वेश्चन में आप जो पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि एग्जैक्टली सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या। तो इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले बताना है कि जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके एडवांटेजेस क्या है। फिर आपको अपने नजरिए से बताना है कि क्लोज्ड या ओपन में से कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम ज्यादा सुपीरियर है दूसरे से, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए, आंसर देखते हैं। द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम the circulatory system is a crucial for how organism transported nutrition and oxygen। जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्रूशियल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म किस तरीके से अपने न्यूट्रिशन को और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है अपने पूरी बॉडी के अंदर, वो ये सिस्टम बताता है। द एडवांटेजेस ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, आप कुछ एडवांटेजेस बता रहे हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के, और ये बता रहे हैं कि क्यों ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम को ज़्यादा सुपीरियर मानते हैं एज कम्पेयर टू ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आपके नजरिए में आपने पहले ही बता दिया कि भाई क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ज़्यादा सुपीरियर है इसके ओपन से। अब इसके एडवांटेजेस बता देते हैं। फर्स्ट ऑफ, इन अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड इज कंटेन्ड विद इन अ वेसल्स। क्या है, अगर हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो जो ब्लड है आपका वो वेसल्स के अंदर ही कंटेन करके रखता है, वेसल्स के अंदर रहता है ब्लड। दिस अलाउज फॉर मोर एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन डायरेक्टली टू द टिश्यू। जब ये वेसल्स के अंदर, मतलब ये नसों के अंदर रहता है आपके ब्लड, तो ये इसको अलाउ करता है कि ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्ट हो सके डायरेक्टली टिश्यू तक। In contrast, an open circulatory system like that found in insect has blood flowing freely in cavities which can slow down nutrition delivery। जैसे कि एक इंसेक्ट है, ये हमारा समझ लो कॉकरोच है, कोई भी इंसेक्ट आप मान लीजिए, तो जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो डायरेक्टली मोस्ट ऑफ दी इंसेक्ट्स में पाया जाता है। इंसेक्ट्स में पाया जाता है ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और इसमें कोई वेसल्स के अंदर खून नहीं बहता, इनका कोई नसें नहीं है जिसमें खून जा रहा है, ये पूरी कैविटी के अंदर ही इनका खून भरा रहता है, जिसकी वजह से जो एक्टिविटी होती है या न्यूट्रिशन की डिलीवरी होना होता है वो जल्द नहीं होता, वो स्लो डाउन रहता है इनके अंदर, ठीक है। इसलिए ये एक इनका ड्रॉबैक है। अनदर मेजर एडवांटेज इज द एबिलिटी टू रेगुलेट ब्लड फ्लो। क्या है दूसरा एडवांटेज, क्या है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का, कि इसके अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि ब्लड फ्लो रेगुलेट कर सके। Closed circulatory system can direct blood to area of body that need it the most, especially during intense activity। क्या है, जब ब्लड वेसल्स के अंदर होता है, मींस क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में होता है, तो वो ब्लड फ्लो को रेगुलेट कर सकता है कि कितने फ्लो से ब्लड जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्टली उन एरिया तक भी भेज सकता है ब्लड को कि जिसको ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे कि ब्रेन हो गया, और एक्सट्रीमिटीज़ तक नहीं भेजता है कभी कभी, ठीक है। अगर कोई इंटेंस एक्टिविटी हो रही है बॉडी के अंदर तो उसे पता है कि ब्रेन को ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत है, तो डायरेक्टली वहाँ तक भेजेगा, इसीलिए ये ज़्यादा सुपीरियर कहते हैं इसको। This precious control enhance metabolic efficiency, allowing organism to respond swiftly to their environment। तो ये है कि ये ब्लड को कंट्रोल कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है, ये एक इसको एनहेंस बनाता है कि इसकी मेटाबॉलिक फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा रहे, और ये अलाउ करता है ऑर्गेनिज्म को कि कोई भी एनवायरमेंटल चेंज हो या कोई भी ऐसा रिस्पॉन्ड देना है उनको, तो वो ईजिली और जल्दी रिस्पॉन्ड कर सके एनवायरमेंटल चेंज के कंपेयर थ्रू। Additionally, closed circulatory system maintained high blood pressure. This is vital for larger or more active animals as it ensures that oxygen and nutrition are delivered quickly and efficiently throughout the body। क्या है, अगर हम एडिशनली और बात करें तो जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो मेंटेन करके रखता है बॉडी के ब्लड प्रेशर को हाई तरीके से, ठीक है, हाईली मेंटेन करके रखता है, और यही एक लार्ज और एक्टिव एनिमल के अंदर इंपॉर्टेंट रहता है, और ये इंश्योर करके रखता है कि जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन का डिलीवरी है वो ज़्यादा एफिशिएंटली कर सके बॉडी तक और ज़्यादा जल्दी कर सके। हाइयर प्रेशर ऑल्सो सपोर्ट मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में हाइयर प्रेशर मेंटेन हो पा रहा है तो उसके जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम है उसको भी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के बारे में भी बात कर लेते हैं। इन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इम्यून सेल्स कैन बी रैपिडली dispatched where they are needed the most, enhancing the organism's ability to fight infections। क्या है, अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है तो वो सारी चीज़ों को डिस्पैच बड़ी जल्दी करता है,
इसका मतलब ये है कि जो इम्यून सेल्स होंगे ब्लड के अंदर उसको भी वो जल्दी से डिस्पैच करेगा, और अगर कोई भी इन्फेक्शन हुआ है बॉडी में तो उसको जल्दी से फाइट करेगा और वो हील हो सकती है बॉडी। ठीक है, सो विच सिस्टम इज सुपीरियर, तो फिर कौन सा सिस्टम सुपीरियर है आपके ओपिनियन में? इन माय ओपिनियन द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज सुपीरियर। मेरी ओपिनियन में अगर देखा जाए तो जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ज़्यादा सुपीरियर है। इट्स एफिशिएंसी, न्यूट्रिशन डिलीवरी, एबिलिटी टू रेगुलेट ब्लड फ्लो, हाइयर प्रेशर कैपेबिलिटीज एंड एनहेंसिंग इम्यून रिस्पॉन्सेज मेक इट आइडियल फॉर लार्जर एंड मोर एक्टिव ऑर्गेनिज्म। क्या है जो इसकी एफिशिएंसी है कि ईजिली ये न्यूट्रिशन को और ऑक्सीजन को डिलीवर करता है, और इसके अंदर एबिलिटी होती है कि ब्लड फ्लो को रेगुलेट कर सके, और हाइयर प्रेशर को कैपेबिलिटी रहती है कि हाई प्रेशर को बना के रख सके, और इसका जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो भी बहुत क्विक होता है, इसीलिए ये एक सुपीरियर हमारी नज़रों में तो है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, सेकंड क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। सेकंड क्वेश्चन आपका, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ब्लड प्रेशर रेगुलेशन अंडर द 3 एक्सट्रीम कंडीशन। क्या है, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर रेगुलेट होता है, बट हम कुछ एक्सट्रीम कंडीशन में हों, जैसे कि हम एक्सरसाइज कर रहे हो, डाइविंग कर रहे हो, या फिर हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हो, तो वो हमारे लिए एक्सट्रीम कंडीशन हो जाती हैं। तो अगर कोई भी एक्सट्रीम कंडीशन में है हम, तो हमारी ब्लड फ्लो, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन कैसे होगा उस मैकेनिज्म को आपको बताना है। ठीक है, तो 3 कोई भी एक्सट्रीम कंडीशन आप लिख सकते हैं जो भी आपको पता हो। मैंने इसमें आपको 3 बताई हैं, बाकी आप इसके अलावा भी कोई लिख सकते हैं। आवर बॉडी हैज़ रिमार्केबल एबिलिटी टू रेगुलेट ब्लड प्रेशर इवन अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस। हमारी जो बॉडी है उसके अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि वो हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर सके, अगर हम किसी एक्सट्रीम कंडीशन में हैं तब भी इसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो उसको रेगुलेट कर सके। लेट्स ब्रेक डाउन हाउ दिस वर्क्स इन 3 डिफरेंट सिनेरियोज। तो हम देखते हैं कि ये 3 डिफरेंट सिनेरियोज को लेकर कि कैसे ये काम करता है। पहला सिनेरियो होगा हमारा एक्सरसाइज, दूसरा है डिहाइड्रेशन, एंड तीसरा है हाई एल्टीट्यूड। अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो वो भी हमारे लिए एक एक्सट्रीम कंडीशन है। दूसरा है डिहाइड्रेशन, अगर हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो चुकी है तो वो भी एक एक्सट्रीम कंडीशन है। और तीसरा है हाई एल्टीट्यूड, अगर हम पहाड़ों पे चल रहे हैं, हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं, तो वो भी एक एक्सट्रीम कंडीशन हो जाती है जिसमें हमारा ब्लड प्रेशर रेगुलेट करना थोड़ा एक्सट्रीम हो जाता है बॉडी के लिए, पर ये कर लेता है। अब देखते हैं कैसे करता है। फर्स्ट अप एक्सरसाइज। एक्सरसाइज टाइम पे कैसे करता है? व्हेन यू आर वर्किंग आउट योर मसल्स डिमांड मोर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन। जब हम काम करते हैं, जब हम वर्क करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी बॉडी ज़्यादा डिमांड करती है कि मुझे ज़्यादा न्यूट्रिशन और एनर्जी मिले और ऑक्सीजन मिले। टू मीट दिस नीड योर हार्ट पंप फास्टर एंड स्ट्रॉन्गर इंक्रीजिंग द कार्डियक आउटपुट। जैसे कि हमारी बॉडी डिमांड करती है कि मुझे ज़्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन दो वाइल एक्सरसाइजिंग, तो हमारी बॉडी क्या करती है कि हमारा जो हार्ट है वो ज़्यादा जल्दी जल्दी फास्ट तरीके और स्ट्रॉन्ग तरीके से हार्ट पंप करने लगता है, तो हमारी हार्ट बीट भी बढ़ जाती है, उसी के कारण हमारा कार्डियक आउटपुट भी सेम टाइम पे बढ़ जाता है। एट द सेम टाइम ब्लड वेसल्स इन द मसल्स डायलेट टू एनहेंस ब्लड फ्लो। और उसी सेम टाइम पे जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो जो हमारा ये वेसल्स का साइज होता है वो भी बढ़ जाता है, ये सिर्फ डायलेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये वेसल का साइज इतना था, ये बढ़ के और चौड़ा हो जाएगा ताकि ब्लड फ्लो और अच्छे तरीके से हो सके। दिस इज नोन एज वेसोडाइलेशन। जब ये वेसल्स का साइज डायलेट हो गया, चौड़ा हो गया, इसी को प्रोसेस को हम बोलते हैं वेसोडाइलेशन। योर बॉडी ऑल्सो रिलीज हार्मोन्स लाइक एड्रेनलिन to help manage this increased demand, ensuring your body pressure, blood pressure remains stable despite the intense activity। क्या है, हमारी बॉडी भी कुछ हार्मोन्स को रिलीज करती है जैसे कि एड्रेनलिन, और ये हमको हेल्प करता है कि जो हमारी बॉडी डिमांड कर रही है ज़्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को, उसको फुलफिल कर सके और हमारी ब्लड प्रेशर को स्टेबल तरीके से रेगुलेट कर सके। तो इस तरीके से ये रेगुलेट होता है। ठीक है, एक्सरसाइज के टाइम पे। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं हम। लेट्स टॉक अबाउट डिहाइड्रेशन। अगर बॉडी डिहाइड्रेट हो गई है तब कैसे वो कंपनसेट करेगी? व्हेन यू लूज फ्लूइड्स योर बॉडी वॉल्यूम डिक्रीजेस व्हिच कैन लीड टू लोअर ब्लड प्रेशर। ये एक इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब आपकी बॉडी का फ्लूइड लॉस हो जाता है, मतलब बाय एक्सीडेंट है या फिर आपको लूज मोशन हो गया या किसी भी तरीके से आपकी बॉडी फ्लूइड कम हो गया, तो आपका बॉडी फ्लूइड कम होने की वजह से जो आपका ब्लड वॉल्यूम है वो भी कम हो जाएगा। ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो साथ ही साथ जो आपका ब्लड प्रेशर होता है, बीपी, वो भी कम हो जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा जब कोई इंसान व्रत रखता है, खाता पीता नहीं है ज़्यादा, बिल्कुल व्रत के टाइम पे होता है, तब भी वो ब्लड वॉल्यूम नहीं कह सकते, मतलब थोड़ा डिहाइड्रेटेड रहता है वो। ठीक है ना, पानी नहीं पिएगा तो डिहाइड्रेटेड रहेगा वो। ठीक है, या फिर एक्सीडेंट हो गया, ब्लड लॉस हो गया, तो भी डिहाइड्रेट हो जाएगा और वॉल्यूम उसकी डिक्रीज हो जाएगी ब्लड की, जिसके वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा। इन रिस्पॉन्स योर बॉडी ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ हार्मोन कॉल्ड एल्डोस्टेरॉन विच प्रमोट सोडियम एंड वाटर रिटेंशन इन दी किडनीज। क्या है, अगर जब ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है हमारी बॉडी में, तब हमारी बॉडी ट्रिगर करती है एक हार्मोन रिलीज को जिसको बोलते हैं एल्डोस्ट्रॉन। एल्डोस्ट्रॉन एक हार्मोन रिलीज होता है जो प्रमोट करता है सोडियम आयन को, सोडियम आयन प्रमोट करता है, और हमारी बॉडी के अंदर जो भी वाटर रिटेंशन रहता है किडनी में उसको प्रमोट करता है। दिस हेल्प रिस्टोर ब्लड वॉल्यूम एंड प्रेशर। जब इसने सोडियम को प्रमोट किया तो उसने वाटर को वापस किडनी के अंदर रिटेंशन कर दिया, मतलब किडनी के थ्रू जो हमारा यूरिन फॉर्मेशन हो रहा था, यूरिन के माध्यम से या स्वेटिंग के माध्यम से हमारे बॉडी से जो भी फ्लूइड जा रहा था उसको रिटेंशन कर दिया कि ये बॉडी में रहेगा ताकि ये
हमारा जो ब्लड वॉल्यूम है और प्रेशर है वो मेंटेन हो सके, रिस्टोर हो सके। एडिशनली द कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स अकर थ्रू द मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व द सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम एंड अदर हार्मोन्स लाइक एंजियोटेंसिन सेकेंड टू मेंटेन एडिक्वेट ब्लड फ्लो एंड टू दी वाइटल ऑर्गन। साथ ही साथ हमारी बॉडी में जो वेसल्स हैं हमारी, पहले में तो एक्सरसाइज में ये डायलेट हो रही थी, मतलब फैल रही थी, बट सेकेंड टाइम में ये ना सिकुड़ जाती हैं, बिल्कुल कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं और पतली हो जाती हैं, ताकि जितना पतला पाइप होगा उतने प्रेशर से हमारा पानी जाएगा। सेम इसमें होता है, कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं ताकि जो ब्लड वेसल्स हैं वो उसका प्रेशर बढ़ा सके ब्लड का। और जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है हमारा, और दूसरा एक हार्मोन होता है एंजियोटेंसिन सेकेंड, वो एडुकेट ब्लड फ्लो को मेंटेन करके रखता है कि बाकी ऑर्गन्स तक वो एडुकेट ब्लड फ्लो हो सके। तो इस तरीके से ही कंपनसेट करते हैं इसको। फाइनली कंसिडर्ड हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड पे अगर हम जाएंगे तब कैसे होगा, ठीक है, एज यू डिसेंड टू हाइयर एलिवेशंस द ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप विच कैन लीड टू द कंडीशन कॉल्ड हाइपोक्सिया। जैसे जैसे हम हाइयर जगह पर जाते हैं, ऊंची जगह पर जाते हैं, वैसे वैसे हमारा जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो जाता है, जो हमारी सेचुरेशन होती है वो कम हो जाती है, उसी को हम बोलते हैं हाइपोक्सिया। इन रिस्पॉन्स योर बॉडी इंक्रीजेज हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर टू एनहेंस ऑक्सीजन डिलीवरी। जब ये हाइपोक्सिया होता है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाती है, तो उसके रिस्पॉन्स में जो हमारी बॉडी है वो हार्ट रेट को इंक्रीज करती है, हार्ट रेट बढ़ा देती है और ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा देती है, ताकि ऑक्सीजन डिलीवरी जल्दी हो सके। It also stimulates the production of red blood cells through the erythropoietin, improving oxygen ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी ओवर टाइम। साथ ही साथ ये हमारे जो प्रोडक्शन हो रहा है आरबीसीज का, रेड ब्लड सेल्स का, एरिथ्रोपोइटिन के थ्रू, उसको भी स्टिमुलेट करती है ताकि वो आरबीसीज ज़्यादा जल्दी से बने और वो ऑक्सीजन को कैरी करके उसकी कैपेसिटी को फुलफिल कर सके। मोर ओवर पल्मोनरी वेसोकंस्ट्रिक्शन अकर टू रीडायरेक्ट ब्लड फ्लो टुवर्ड्स बेटर वेंटिलेटेड एरिया ऑफ द लंग्स। साथ ही साथ में जो हमारी वेसल्स हैं वो भी कंस्ट्रिक्ट होंगी, सिकुड़ जाएंगी, पल्मोनरी वेसो कंस्ट्रिक्शन होगा और वो रीडायरेक्ट करेगा ब्लड को ताकि वो लंग्स तक पहुंचे और ऑक्सीजन डिमांड पूरी करे। तो इस तरीके से ये 3 एक्सट्रीम कंडीशंस में हमारी बॉडी ब्लड फ्लो रेगुलेट करती है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने की प्रोबेबिलिटी 90% है, तो इसको आप लर्न कर लेना। नेक्स्ट आपका है चैप्टर नंबर सेकंड। चैप्टर नंबर 1 में सिर्फ 2 ही आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं, बाकी कंप्लीट है आपका चैप्टर। चैप्टर नंबर सेकंड में देखते हैं हाउ इज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड व्हेन इट रिलीज्ड बाय द टिश्यू इनटू द ब्लड इन द मैमल, व्हाट इज द रोल ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस। क्या है, आपको बताना है कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है जब हमारे टिश्यू से इसको रिलीज किया जाता है ब्लड के अंदर, मतलब मैमल्स के अंदर। तो आपको बताना है किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हो रही है, और साथ ही साथ आपको कार्बोनिक एनहाइड्रेस का क्या रोल है इसके अंदर वो बताना है। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लर्न कर लेना। देखते हैं इसका आंसर। व्हेन टिश्यू इन मैमल्स प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, इट नीड टू बी एफिशिएंटली ट्रांसपोर्टेड बैक टू द लंग्स फॉर द एक्सलेशन। सो हाउ डज द प्रोसेस। क्या है, जब हमारे टिश्यू, मैमल्स के अंदर जो टिश्यूज हैं वो प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एक बाय प्रोडक्ट की तरह मेटाबॉलिज्म के अंदर। जब मेटाबॉलिज्म होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड एक बाय प्रोडक्ट टिश्यू प्रोड्यूस करता है, और उसको ज़रूरत होती है कि वो लंग्स के थ्रू, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है लंग्स के थ्रू बाहर निकल जाए, एक्सेल हो जाए। तो ये एक्सेल किस तरीके से हो रही है वो देखना है, किस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस फ्रॉम द टिश्यूज इनटू द ब्लड स्ट्रीम। सबसे पहले तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारी बॉडी के अंदर, तो वो डिफ्यूज होती है टिश्यू से डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम के अंदर। वंस इन द ब्लड इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन द 3 मेन वेज, डिजॉल्व इन प्लाज्मा, बाउंड टू हीमोग्लोबिन और कन्वर्टेड इनटू बाइकार्बोनेट आयन। जब ये ब्लड स्ट्रीम के साथ मिक्स हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये ट्रांसपोर्ट होती है 3 माध्यम से, 3 तरीकों से। पहले तो ये डिजॉल्व हो जाती है डायरेक्टली प्लाज्मा के अंदर, दूसरा ये कभी कभी नहीं, मतलब 3 तरीके से होती है। ठीक है, सॉरी, है ना, 3 तरीके से होती है। पहले तरीका होता है कि ये ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा है हमारा उसमें डिजॉल्व हो जाए। दूसरा, ये कुछ जो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बचेगी वो हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाएगी। तीसरा, कुछ कन्वर्ट हो जाएगी डायरेक्ट बाइकार्बोनेट आयन के अंदर और वो एक्सेल हो जाएगा। ठीक है, अबाउट 7% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज सिंपली डिजॉल्व इनटू द प्लाज्मा। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड 7% कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो डायरेक्टली डिजॉल्व हो जाती है प्लाज्मा के अंदर। फिर हाउ एवर द मेजॉरिटी ऑफ 70% इज ट्रांसपोर्टेड बाय द बाइकार्बोनेट आयन थ्रू अ क्रूशियल रिएक्शन फैसिलिटेटेड बाय एन एंजाइम कॉल्ड कार्बोनिक एनहाइड्रेस। जो मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड होती है आपकी 70%, वो ट्रांसफर होती है इनटू दी बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट आयन में बदल के वो कुछ एंजाइम्स के द्वारा एक रिएक्शन होती है और वो हमारे बॉडी से एक्सेल होती है, और इस रिएक्शन को एक एंजाइम परफॉर्म कराता है जिसको बोलते हैं हम कार्बोनिक एनहाइड्रेस। सो व्हाट डज कार्बोनिक एनहाइड्रेस डू। तो जो ये 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से एक्सेल हो रही है कार्बोनिक एनहाइड्रेस के थ्रू, तो ये काम क्या कर रहा है एग्जैक्ट, तो वो देख लेते हैं। इट कैटेलाइजेस द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू फॉर्म कार्बनिक एसिड। सबसे पहले तो इसका काम यही है कि जो रिएक्शन हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के बीच में उसको कैटेलाइज करे और कार्बनिक एसिड बना दे। दिस
एसिड क्विकली डिसोशिएट इनटू बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रोजन आयन। जो ये रिएक्शन हो रही है वो बड़ी जल्दी तरीके से डिसोशिएट होती है बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयन के अंदर। दिस कन्वर्जन is vital because the bicarbonate is much more soluble in blood than the carbon dioxide, allowing it easier transport। जो ये कन्वर्जन हो रहा है कि हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट का बनना, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं वो जल्दी सॉल्युबल हो जाते हैं ब्लड के अंदर और ईजी तरीके से ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं और एक्सेल हो जाते हैं एज कम्पेयर टू दी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, द रिमेनिंग 23% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड टू द हीमोग्लोबिन। जो बची हुई 23% कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाइंड कर जाती है हीमोग्लोबिन के साथ, फॉर्मिंग कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। जब ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड तो वो एक फॉर्म कर लेता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। दिस बाइंडिंग अकर एट डिफरेंट साइड देन ऑक्सीजन, अलाउइंग हीमोग्लोबिन टू कैरी बोथ गैसेस साइमल्टेनियसली। जो ये बाइंडिंग होती है हीमोग्लोबिन के साथ ये डिफरेंट साइड पे होती है अदर देन दी ऑक्सीजन। आपको पता ही है कि हीमोग्लोबिन का काम है कि वो ऑक्सीजन को कैरी करे, बट आप ये पढ़ रहे हैं कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करती है, तो हाँ करती है कार्बन डाइऑक्साइड को, बट ऑक्सीजन भी रहेगी वहाँ पे अदर देन दी साइड। मतलब जैसे ये एक रेड ब्लड सेल है, हीमोग्लोबिन है इस पे, तो इस साइड इसने ऑक्सीजन को कैरी कर रखा है, इधर को कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, तो एक ही साथ कर लेती है ये एक साथ दोनों गैसेस को। वंस द ब्लड रीच द लंग्स बाइकार्बोनेट आयन कैन कन्वर्टेड इनटू बैक कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू अनदर रिएक्शन इन्वॉल्व्ड बाय द कार्बनिक anhydrase, the carbon dioxide then diffuses into the alveoli and it exhaled। जो बाइकार्बोनेट आपका 70% बना था वो पहुंचते हैं लंग्स तक और वापस से एक रिएक्शन होती है और वापस वो कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। जो कार्बोनेट आयन बने थे, बाइकार्बोनेट आयन बने थे, वो वापस से लंग्स में जाके कन्वर्ट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर और एल्वेली में डिफ्यूज होके, जबकि लंग्स के अंदर एल्वेली सबसे छोटा पार्ट होता है ना, वो उसके अंदर जाके डिजॉल्व होते हैं, डिफ्यूज होते हैं और एक्सेल हो जाते हैं आउट ऑफ द बॉडी। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिस्कस रेस्पिरेटरी रिस्पॉन्सेज टू एक्सट्रीम कंडीशंस। उसमें था आपका जो पहला क्वेश्चन था उसमें था कि किस तरीके से ब्लड फ्लो रेगुलेट होता है। ठीक है, बट इसमें ये पूछ रहा है कि रेस्पिरेटरी रिस्पॉन्सेज क्या होंगे किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर। तो क्वेश्चन सेम है पर इसमें रेस्पिरेशन रिस्पॉन्स पूछा है, उसमें ब्लड रेगुलेशन का पूछा था, तो थोड़ा थोड़ा बदल जाएगा, बट समझना दोनों को मिक्स मत कर लेना। ठीक है, पहला वाला था ब्लड फ्लो रेगुलेशन, इसमें है रेस्पिरेटरी रिस्पॉन्स 3 एक्सट्रीम कंडीशन में, 3 नहीं आप कोई भी एक्सट्रीम कंडीशन लिख सकते हैं, इसमें कुछ नहीं लिखा। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए आप। आपको बताना है कि रेस्पिरेटरी रिस्पॉन्स क्या होंगे किसी भी एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर, वो लिखना है। Our respiratory system has incredible adaptation to handle extreme conditions, but how our body responds when faces with challenges like high altitude, intensive exercise and extreme temperature। क्या है, हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो बड़े अच्छे तरीके से अडेप्ट हो जाती है किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन को हैंडल करने के लिए, बट अगर हम किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन में जाते हैं जैसे कि हाई एल्टीट्यूड पे या फिर एक्सटेंसिव एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में है, तो किस तरीके से हमारी बॉडी इसको रिस्पॉन्ड करती है, क्या चैलेंजेस फेस करती है, वो लिखना है। ठीक है, फर्स्ट अप एट हाई एल्टीट्यूड, सबसे पहले हम देख लेते हैं अगर हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं तो हमारा रेस्पिरेटरी रिस्पॉन्स क्या होगा। एज वी एसेंस ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप, जैसे जैसे हम बढ़ते ऊपर पहुंचते हैं तो ऑक्सीजन लेवल हमारा कम हो जाता है, वो हमने पहले भी देखा। मेकिंग इट हार्डर टू ब्रीथ, हमें बिल्कुल तकलीफ होने लगती है, मतलब हार्ड हो जाता है हमारे लिए कि हम उस जगह पे सांस ले सकें। ठीक है, आवर बॉडी कंपनसेट बाय इंक्रीजिंग द ब्रीथिंग रेट एंड डिस्पाइट इट कॉल्ड हाइपर वेंटिलेशन। क्या है, जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं और हम ब्रीथ नहीं कर पा रहे ठीक से, हमारे लिए बड़ा हार्ड हो गया कि हम सांस ले पाएँ, तो हमारी बॉडी कंपनसेट करती है और जो हमारी ब्रीदिंग रेट है उसको बढ़ा देती है। ब्रीदिंग रेट बढ़ने के प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइपर वेंटिलेशन करने लगती है। मोर ओवर आवर बॉडी प्रोड्यूसेस मोर रेड ब्लड सेल्स टू एनहांस ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट process known as एसिलमेटाइजेशन। क्या है, साथ ही साथ जो हमारी बॉडी है वो रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन को बढ़ाती है ताकि जो भी हमारी ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट हो सके हमारी बॉडी तक ईजिली, और उसी प्रोसेस को बोलते हैं हम एसिलमेटाइजेशन। दिस अडेप्टेशन कैन टेक डेज टू वीक बट इट क्रूशियल फॉर सर्वाइवल इन थिन एयर। ये जो अडेप्टेशन हमारी बॉडी में हुई है वो टाइम लेती है, डेज टू वीक्स ले सकती है, बट ये जो प्रोसेस है वो क्रूशियल है हमें इतनी हाई एल्टीट्यूड पे सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटेंसिव एक्सरसाइज। अगर हम इंटेंसिव एक्सरसाइज कर रहे हैं तब क्या होगा हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन के लिए। ड्यूरिंग ट्रेनियर्स वर्कआउट योर मसल्स डिमांड मोर ऑक्सीजन, जो कि हमें पहले पता है कि हम ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी मसल्स ज़्यादा ऑक्सीजन मांगेगी। टू मीट दिस नीड योर रेस्पिरेटरी रेट स्काई रॉकेट्स समटाइम्स अप टू 40 ब्रीथ्स पर मिनट।
ठीक है, क्या है, अगर हम वर्कआउट कर रहे हैं तो हमारी बॉडी ज़्यादा ऑक्सीजन डिमांड करती है, तो उसके लिए हमारी जो रेस्पिरेटरी रेट है वो भी बिल्कुल स्काई रॉकेट की तरह जाती है, बिल्कुल तेज जाती है। और कभी कभी तो हम 40 ब्रीथ पर मिनट भी लेने लगते हैं। ठीक है, मैक्सिमम आपकी 12 से 16 होता है, या 12 से 20 मान लीजिए आप, जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात करें, आप एक अडल्ट की बात करें। ठीक है, इतना ही लेता है एक अडल्ट। बट जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो 40 ब्रीथ पर मिनट भी लेने लगते हैं। Your body utilizes a mechanism called the Bohr effect, which allow hemoglobin to release oxygen more rapidly in active tissues. क्या है, हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है इस मैकेनिज्म को, और इसको हम बोलते हैं बोर इफेक्ट। बोर इफेक्ट के अंदर क्या होता है, जो हमारी हीमोग्लोबिन रिलीज हो रही है वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं हीमोग्लोबिन, और रैपिडली एक्टिव टिश्यू तक पहुंचाता है। दिस एंश्योर दैट योर मसल्स गेट द ऑक्सीजन दे डेस्परेटली नीड टू कीप गोइंग। ये इंश्योर करता है कि जो भी आपकी मसल्स को ऑक्सीजन चाहिए उस टाइम पे उसको आसानी से दे सके, और आपकी मसल्स कीप गोइंग रहें। ठीक है, नेक्स्ट है, नाउ कंसीडर एक्सट्रीम टेम्परेचर। अगर आप एक्सट्रीम टेम्परेचर में हैं तब क्या होगा, इन कोल्ड एनवायरमेंट योर बॉडी प्रायोरिटाइज मेंटेनिंग कोर टेम्परेचर। टू डू दिस योर रेस्पिरेटरी रेट में डिक्रीजेस टू कंजर्व हीट, बट बी अवेयर ब्रीदिंग इन फ्रिज्ड एयर कैन इरिटेट योर लंग्स। क्या है, अगर आप कोल्ड टेम्परेचर के अंदर हैं, कोल्ड एनवायरमेंट में हैं, तो हमारी बॉडी प्रायोरिटाइज करती है कि वो हमारा जो बॉडी का कोर टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन कर सके। तो उसको मेंटेन करने के लिए हमारी जो रेस्पिरेटरी रेट है वो कम हो जाती है, ताकि रेस्पिरेटरी कम हो जाएगी, रेस्पिरेटरी रेट कम हो जाएगी तो वो हमारी जो हीट है बॉडी के अंदर उसको कंजर्व कर सकेगी, ताकि जो हमारा कोर बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन हो सके। बट जो ब्रीदिंग हमारी उस टाइम पे होती है वो हमारे लंग्स को कभी कभी इरिटेट भी कर सकती है। इन हॉट कंडीशंस हाउएवर योर रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीजेस टू हेल्प कूल योर बॉडी थ्रू इवेपोराइजेशन। अगर आप दूसरी जगह देखें कि अगर आप कोल्ड नहीं, हॉट टेम्परेचर में है, बड़े गर्म एनवायरनमेंट में है, तो आपकी जो रेस्पिरेटरी रेट है वो बढ़ जाएगी, और ताकि हमारी जो बॉडी है वो कूल रह सके इवेपोरेशन के थ्रू, जो भी हमारी गर्माहट है वो बाहर निकल जाए। ठीक है, लास्टली स्ट्रेस एंड एंजाइटी। लास्टली हम देख लेते हैं, अगर स्ट्रेस या एंजाइटी है तब क्या होगा, हमारी ब्रीदिंग इफेक्ट होगी या नहीं होगी। लास्टली स्ट्रेस एंड एंजाइटी कैन ऑल्सो अफेक्ट आवर ब्रीदिंग। स्ट्रेस और एंजाइटी हमारी ब्रीदिंग को इफेक्ट कर सकती है। अंडर प्रेशर वी माइट एक्सपीरियंस रैपिड स्वॉलिंग ब्रीथ, आर रिस्पॉन्स नोन एज हाइपर वेंटिलेशन। ठीक है, अगर हम किसी प्रेशर में हैं तो क्या होता है, हमारी जो ब्रीथ है वो बड़ी स्वॉलो हो जाती है, रैपिड भी हो जाएगी, स्वॉलो भी हो जाएगी। इसी को हम हाइपर वेंटिलेशन बोलते हैं, मतलब ज़्यादा जल्दी जल्दी हम ब्रीथ करने लगेंगे। दिस कैन लीड टू दी डिजीनेस एंड डिस्कम्फर्ट, मीनिंग अस फॉर इम्पॉर्टेंट ऑफ कंट्रोल ब्रीदिंग टेक्निक्स। ये जो हमारी हाइपर वेंटिलेशन हो रही है ये कभी कभी हमें डिजीनेस और डिस्कम्फर्ट भी फील कराएगी, और यही हमें इंपॉर्टेंस बताएगी कि किस तरीके से हमारी ब्रीदिंग टेक्निक को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये आपके रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म थे कि क्या आपके रिस्पॉन्ड रहेंगे, रेस्पिरेटरी रिस्पॉन्स रहेंगे किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का पहला डिफरेंशिएट बिटवीन ऑस्मो रेगुलेटर्स एंड ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। आपको ऑस्मो रेगुलेटर और ऑस्मो कन्फॉर्मर्स में डिफरेंशिएट लिखना है कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। और डिफरेंस लिखने का तरीका आपको पता है, एक शीट में जो भी आपकी आंसर शीट है उसमें दो पार्टीशन क्रिएट करेंगे, और एक साइड लिखेंगे ऑस्मो रेगुलेटर, एक साइड लिखेंगे ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। फिर उन दोनों के एक एक साइड में डिफरेंस लिखते जाएंगे, उससे आपको नंबर मिलने में आसानी होती है और अच्छे मार्क्स मिलते हैं। और बाकी आपकी मर्जी है, कोई आपको जबरदस्ती तो करेगा ही नहीं, लिखना खुद से ही अपने हाथ से। ठीक है, आंसर देखते हैं। द डिफरेंशिएट बिटवीन ऑस्मो रेगुलेटर्स एंड ऑस्मो कन्फॉर्मर्स, पहले हेडिंग डालेंगे फिर आंसर देखते हैं। ऑस्मो रेगुलेटर्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट एक्टिवली रेगुलेट देयर इंटरनल ऑस्मोटिक प्रेशर, अलाउइंग देम टू मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट रिगार्डलेस ऑफ एक्सटर्नल कंडीशंस। क्या है, ऑस्मो रेगुलेटर्स कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक्टिवली अपने इंटरनल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखते हैं, रेगुलेट करके रखते हैं, और अलाउ करते हैं कि अपना जो भी इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको स्टेबल रख सके, मेंटेन रख सके, और उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि बाहर की कंडीशन क्या है। मतलब बाहर कोई भी एनवायरनमेंट हो, बट वो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को और ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखेंगे, चाहे किसी भी तरीके से रखें। उस ऑर्गेनिजम्स को हम ऑस्मो रेगुलेटर्स बोलते हैं। थिंक ऑफ देम एज अ अल्टीमेट कंट्रोल फ्रीक्स ऑफ एनिमल किंगडम। इसको आप उस तरीके से मान सकते हैं कि जैसे हमारा एनिमल किंगडम है इतना बड़ा, और उसमें ये अल्टीमेट कंट्रोल फ्रीक्स हैं जो सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। सारी चीज़ मीन्स सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर और इंटरनल एनवायरनमेंट। They expend energy to pump iron in and out of their bodies, keeping their cells functioning and optimally। क्या है, ये क्या करते हैं, ये जो अपनी एनर्जी होती है उसको एक्सपेंड करते हैं ताकि जो भी आयंस हैं उनको अंदर और बाहर भेज सकें अपनी बॉडी के, और वो जब आयंस ही अंदर बाहर भेजते हैं जिसकी वजह से ये इनके सेल्स की फंक्शनिंग अच्छे से होती रहती है। दिस इज क्रूशियल फॉर क्रिएचर्स लाइक फ्रेश वाटर फिशेज विच हैव अ कॉम्बैट द कांस्टेंट इन्फ्लक्स ऑफ वाटर। ये जो फीचर है ऑस्मो रेगुलेटर्स का, ये ना बहुत क्रूशियल फीचर है कुछ जो फ्रेश वाटर फिशेज हैं उनके अंदर। ठीक है, क्योंकि जो उनकी बॉडी होती है वो बड़ा कांस्टेंट इन्फ्लक्स वाटर की तरह रहती है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट फीचर है इनके अंदर जो कि होना इंपॉर्टेंट है।
नाउ ऑन द फ्लिप साइड, दूसरी साइड देख लेते हैं जो हमारे ऑस्मो कन्फॉर्मर्स हैं वो क्या होते हैं. ऑस्मो कन्फॉर्मर्स, दीज ऑर्गेनिजम्स डोंट एक्टिवली रेगुलेट देयर इंटरनल ऑस्मोटिक प्रेशर, इंस्टेड दे मैच देयर इंटरनल एनवायरनमेंट टू दी ऑफ देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. क्या है, ये अपने जो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स हैं ये वैसे ऑर्गेनिज्म है जो अपने इंटरनल ऑस्मोटिक प्रेशर को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, बट मैच कर लेंगे कि भाई बाहर की सराउंडिंग क्या है. जैसे पहले वाले में ये था, बाहर अगर गर्म भी है उसको नहीं लेना कि गर्म है, उससे मैच नहीं करना उसे. उसको ये है कि भाई मेरा एनवायरनमेंट अगर 37 डिग्री सेल्सियस है तो मैं उतना ही रखूंगा, ठीक है. उसको बाहर से कोई वो नहीं है कि मैं बाहर वाला ही मैच करूंगा. बट जो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स हैं वो अपना नहीं चेंज करते, वो बस इतना मेंटेन कर लेते हैं कि जो बाहर का है मैं उतना कर लेता हूँ और मेरे लिए काफ़ी है. इंस्टेड दे मैच देयर इंटरनल एनवायरनमेंट टू दैट ऑफ देयर एक्सटर्नल सराउंडिंग. ये क्या करते हैं, ये जो भी अपना इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको डायरेक्टली मैच कर लेते हैं जो भी एक्सटर्नल सराउंडिंग में वो है. इट्स अ मोर passive approach and is often seen that marine animals like jellyfish and sea stars. ये एक पैसिव अप्रोच है और ये ज़्यादातर जेलीफिश या सी स्टार्स के अंदर पाई जाती है. दे सिंपली कन्फर्म टू दी सेलिनिटी ऑफ दी वाटर एंड अराउंड देम. ये मेनली तो कन्फर्म करते हैं जो भी, जैसे ये समुद्र में ही रहते हैं, और समुद्र में आपको पता है कि वो खारा पानी होता है, सेलिनिटी ज़्यादा होती है, तो उसी के मुकाबले में अपना इंटरनल एनवायरनमेंट में भी सेलिनिटी बना लेते हैं. दिस स्ट्रैटेजी वर्क वेल इन स्टेबल एनवायरनमेंट बट इट कैन लिमिट देम इन अ फंक्शनल कंडीशन. अगर एक कहीं पे स्टेबल एनवायरनमेंट है तो वहाँ पे ये इनका ऑस्मो कन्फॉर्मर्स, ये इनका जो फीचर है वो अच्छा चलता है, बट अगर कहीं कंडीशन फ्लक्चुएट हो जाती है तो वहाँ पे थोड़ा बहुत इनका वेरिएशन आ जाता है और वहाँ पे ये नहीं कर पाते इतना सब कुछ. सो टू सम अप इट, अगर हम दोनों को सम अप करके देखें तो क्या था, ऑस्मो रेगुलेटर्स जो थे वो एक्टिवली कंट्रोल देयर इंटरनल ऑस्मोटिक बैलेंस यूजिंग देयर एनर्जी, व्हाइल ऑस्मो कन्फॉर्मर्स एडजस्ट टू देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विदाउट एक्सपेंडिंग द एनर्जी. क्या है, जो ऑस्मो रेगुलेटर थे वो अपनी एनर्जी को यूज़ करके इंटरनल ऑस्मोटिक प्रेशर को अपना कंट्रोल करते थे, जबकि जो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स हैं वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एक्सपेंड करते हैं बट एनर्जी कोई भी एक्सपेंड नहीं होती उनकी. ईच strategy has its advantages and disadvantages depending on the organism, that habitat and lifestyle. हर एक चीज़ का, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो कोई फीचर हो, ऑर्गेनिज्म हो या कुछ भी हो, आपकी भी लाइफ में हर एक चीज़ के लिए एडवांटेजेस भी मिलेंगे आपको, डिसएडवांटेजेस भी मिलेंगे. तो वही है, इनकी भी जो भी स्ट्रैटेजी है उसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं, बट वो डिपेंड करता है कि वो रहते कहाँ हैं और उनका लाइफस्टाइल क्या है, ठीक है. तो ये इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट था, ऐसे आपको डिफरेंस लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. डिस्क्राइब द पैटर्न ऑफ नाइट्रोजन एक्सक्रीशन इन मैमल्स. ये एक्सक्रीशन ये गलत लिखा है, ठीक है, एक्सक्रीशन इन मैमल्स, आगे मैमल्स डाल लेना आप, ठीक है, या फिर ठीक है. तो ये एक्सक्रीशन इन ने इसी के साथ जुड़ गया, वो स्पेस बार नहीं लग पाया, तो एक्सक्रीशन है ये. डिस्क्राइब द पैटर्न ऑफ नाइट्रोजन एक्सक्रीशन. जो नाइट्रोजन एक्सक्रीशन का पैटर्न है वो आपको बताना है कैसे होता है, ठीक है. आंसर देख लेते हैं. नाइट्रोजन एक्सक्रीशन इज अ क्रूशियल बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट हेल्प मेंटेन आवर बॉडी नाइट्रोजन बैलेंस. जो नाइट्रोजन एक्सक्रीशन होता है हमारी बॉडी के अंदर वो एक क्रूशियल प्रोसेस है, क्योंकि ये हमारी बॉडी को हेल्प करता है कि जो भी हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रोजन है वो बैलेंस तरीके से रह सके, ना ही ज़्यादा हो ना ही कम हो. फर्स्ट, नाइट्रोजन इज प्राइमरली डिराइव्ड फ्रॉम द प्रोटीन वी कंज्यूम. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हमारी बॉडी में नाइट्रोजन आ गई है वो आ कहाँ से रही है. तो जो भी हम प्रोटीन को कंज्यूम करते हैं वहाँ से वो नाइट्रोजन पनपती है. व्हेन वी ईट प्रोटीन रिच फूड्स, our body break them down into amino acids. These amino acids are essential for building and repairing tissues, but not all of them are used. क्या है, जब हम प्रोटीन रिच फूड खाते हैं तो वो अमीनो एसिड के अंदर ब्रेक डाउन करता है उसको, और वो जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो हमारी बॉडी के रिपेयरिंग के लिए और बिल्डिंग ब्लॉक्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, बट सारे ही नहीं होते कि सारे के सारे ही यूज़ कर लिए रिपेयर करने के लिए, बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने के लिए, बट कुछ रह जाते हैं. द एक्सेस नाइट्रोजन ऑफ दीज अमीनो एसिड्स मस्ट बी एक्सक्रीटेड टू प्रिवेंटिंग टॉक्सिसिटी. क्या है, अगर हमने इतना सारा प्रोटीन रिच फूड खा लिया और हमें इतनी की ही ज़रूरत थी तो इतने तो उसने यूज़ कर लिया भाई आपका टिश्यू रिपेयरिंग में, बिल्डिंग ब्लॉक्स में, बट जो बचा हुआ नाइट्रोजन हमारी बॉडी के अंदर रह गया वो एक्सेसिव रहेगा, वो ज़्यादा मात्रा में हमारी बॉडी में है, तो उसको एक्सक्रीट करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो एक्सक्रीट नहीं हुआ तो हमारी बॉडी में उसकी वजह से टॉक्सिसिटी हो जाएगी, तो वही प्रिवेंट करने के लिए इसको एक्सक्रीट किया जाता है. देयर आर थ्री मेन फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट. हमारे बॉडी के अंदर 3 मेन टाइप के नाइट्रोजन वेस्ट होती हैं. पहला होता है अमोनिया, दूसरा है यूरिया, तीसरा है यूरिक एसिड. 3 फॉर्म में नाइट्रोजन एक्सक्रीशन होता है, 3 फॉर्म में ये पाई जाती है. एक होता है अमोनिया, दूसरा होता है यूरिया, तीसरा होता है यूरिक एसिड. एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश excrete ammonia directly into the water because it's highly soluble and can be diluted easily. जो आपके एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जैसे कि फिश हो गई, वो डायरेक्टली अमोनिया को एक्सक्रीट कर देते हैं वाटर के थ्रू, क्योंकि ये हाईली सॉल्युबल होता है और इजीली डाइल्यूट हो जाता है वाटर के अंदर. हाउएवर अमोनिया इज टॉक्सिक इन हाई कंसंट्रेशन. अगर हम देखें तो जो अमोनिया पाया जाता है बॉडी के अंदर वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है अगर हाई कंसंट्रेशन में हो तो. इन कॉन्ट्रास्ट मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स कन्वर्ट अमोनिया इंटू यूरिया थ्रू दी यूरिया साइकिल इन द लिवर. अगर आप ये एक्वेटिक एनिमल को छोड़ के ह्यूमन बींग्स को देखेंगे एंड मैमल्स को देखेंगे तो वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली अमोनिया को एक्सक्रीट नहीं करते, बल्कि वो अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं यूरिया के अंदर,
यूरिक एसिड साइकिल के थ्रू लिवर के अंदर ये सब कुछ होता है, फिर उसको ये एक्सक्रीट करते हैं। यूरिया इज लेस टॉक्सिक एंड मोर सॉल्युबल देन अमोनिया, मेकिंग इट सेफियर फॉर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट इन दी ब्लड स्ट्रीम। तो जो अमोनिया होता है वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है और टॉक्सिक होता है, इसीलिए हमारी जो बॉडी होती है वो अमोनिया को पहले कन्वर्ट करेगी यूरिया के अंदर, जो कि यूरिया है वो लेस टॉक्सिक रहेगा और ज़्यादा सॉल्युबल होगा अमोनिया के कंपैरिजन में। इसीलिए वो सेफ हो जाता है कि हमारी बॉडी से आसानी से ट्रांसपोर्ट हो सके और स्टोरेज भी कर सके, क्योंकि वो ब्लैडर में स्टोर भी रहेगा। अगर डायरेक्टली अमोनिया को स्टोर कर लिया तो उसकी कंसनट्रेशन इतनी है कि वो हमारे उसको ब्लैडर को डैमेज कर देगी। इस वजह से ये पहले यूरिया में कन्वर्ट करेगा, फिर इसको एक्सक्रीट करेगा। दिस यूरिया इज देन फिल्टर्ड आउट बाय द किडनी एंड एक्सक्रीट इन यूरिन। क्या है, फिर जो यूरिया हमारी बॉडी के अंदर जो फिल्टर्ड यूरिया रहती है उसको किडनी के द्वारा और फिल्ट्रेशन करते हैं और फिर वो यूरिन के फॉर्म में निकल जाती है हमारी बॉडी से। बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स टेक अ डिफरेंट अप्रोच बाय एक्सक्रीटिंग यूरिक एसिड। अगर हम बर्ड्स और रेप्टाइल्स के अंदर देखें तो जो इनका अप्रोच होता है कि यूरिक एसिड को ये एक्सक्रीट करते हैं, अमोनिया और यूरिया को नहीं, ठीक है, यूरिक एसिड को करते हैं। दिस सब्सटेंस इज इवन लेस सॉल्युबल इन वाटर, अलोइंग देम टू कंजर्व वाटर, अ वाइटल अडेप्टेशन ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द एरिड एनवायरनमेंट। क्या है, जो ये यूरिक एसिड ये एक्सक्रीट करते हैं, तो जो यूरिक एसिड होता है वो लेस सॉल्युबल होता है वाटर में, जो कि इनको हेल्प करता है कि ये वाटर को कंजर्व करके रख सके अपनी बॉडी में। ये इनका एक इंपॉर्टेंट अडेप्टेशन है बर्ड्स और रेप्टाइल्स के अंदर, क्योंकि ये एरिड एनवायरनमेंट में भी या फिर कोई क्रिटिकल एनवायरनमेंट है वहाँ पे भी इनको ईजिली सर्वाइव करने में हेल्प करता है, क्योंकि ये उनको और ज़्यादा वाटर की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये वाटर कंजर्व करके रखता है। यूरिक एसिड इज एक्सक्रीटेड एज अ पेस्ट रिड्यूसिंग वाटर लॉस। जो इनका यूरिक एसिड बाहर निकलता है वो एक पेस्ट के माध्यम से निकलता है, कोई लिक्विड वे में नहीं निकलता, जैसे कि हमारी यूरिन है वो लिक्विड है। तो इनका जो यूरिक एसिड है वो एक पेस्ट के फॉर्म में निकलता है, और जिसकी वजह से इनकी जो वाटर लॉस की कैपेसिटी होती है, वाटर लॉस इनमें कम होता है। द पैटर्न ऑफ नाइट्रोजन एक्सक्रीशन वेरीज अमंग द स्पीशीज बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट एंड इवोल्यूशनरी अडेप्टेशन। जो हमारा पैटर्न है नाइट्रोजन एक्सक्रीशन का वो वेरी करता है, स्पीशीज के डिपेंड करता है कि भाई स्पीशीज कौन सी है, उस पर डिपेंड करेगा कि उसके अंदर नाइट्रोजन एक्सक्रीशन कैसे होगा और कहाँ पे वो रह रही है, और उसके इवोल्यूशनरी अडेप्टेशन क्या क्या हो रखे हैं उसके अंदर, उस पर भी डिपेंड करेगा। For example, terrestrial animals tend to excrete urea or uric acid to conserve water, while aquatic animals can afford to lose more water through the ammonia. जैसे कि जो मैंने बोला आपको कि हैबिटेट पे डिपेंड करेगा मोस्टली, तो कि वो रह कहाँ रहे। जैसे कि टेरिशियल एनिमल हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्टली यूरिया के फॉर्म में या फिर यूरिक एसिड के फॉर्म में नाइट्रोजन को बाहर निकालते हैं, क्योंकि वो अपना वाटर लॉस ज़्यादा नहीं झेल सकते, इसीलिए उस फॉर्म में निकल रहे हैं। बट जबकि जो एक्वेटिक एनिमल है वो पहले से ही पानी में रह रहे हैं, तो वो वाटर लॉस क्या होगा, उनके अंदर पहले से ही पानी में है वो, तो इस वजह से वो अमोनिया के फॉर्म में निकालते हैं नाइट्रोजन को, क्योंकि उसके अंदर कोई भी वाटर लॉस का उसको डर ही नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही पानी में है। ठीक है, तो ये आपका नाइट्रोजन एक्सक्रीशन कैसे हो गया वो आपने देख लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम द मूवमेंट एंड प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन द मैमेलियन नेफ्रॉन। क्या है, आपको डायग्राम के माध्यम से बताना है कि किस तरीके से यूरिन फॉर्मेशन होता है और उसकी मूवमेंट कैसे होती है मैमेलियन नेफ्रॉन के अंदर। मैमल्स नेफ्रॉन के अंदर किस तरीके से यूरिन का बनना है, कैसे वो प्रोसेस होता है, कैसे कैसे मूवमेंट करके वो एक्सक्रीट होता है, वो डायग्राम भी बनाएंगे और फिर उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। ठीक है, आंसर क्वेश्चन देख लिया, क्वेश्चन समझ लिया, अब आंसर देखते हैं। द नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। बचपन से ही पता होगा आपको कि जो किडनी है, किडनी की जो फंक्शनल यूनिट होती है उसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं। बट हाउ यूरिन फॉर्म थ्रू दिस प्रोसेस, बट हम देख लेते हैं कि किस तरीके से यूरिन फॉर्म होता है इस प्रोसेस के थ्रू। फर्स्ट अप वी हैव फिल्ट्रेशन। सबसे पहले हमारे पास एक प्रोसेस होता है फिल्ट्रेशन का। ब्लड एंटर्स द नेफ्रॉन थ्रू द ग्लोमेरुलस, आ नेटवर्क ऑफ थिन कैपिलरीज। क्या है, जो भी ब्लड एंटर होता है नेफ्रॉन के अंदर वो ग्लोमेरुलस के थ्रू होता है। जो ग्लोमेरुलस है वो एक थिन कैपिलरीज से मिलकर एक नेटवर्क पूरा का पूरा बना हुआ है। अभी मैं पूरा आपको डायग्राम दिखा के फिर दोबारा से समझाऊंगी, बेटर समझ आएगा। हियर वाटर आयन एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स here water ions and small molecules are filtered out of the blood and into the Bowman's capsule, forming what we call glomerular filtrate. क्या है, जब ये फिल्ट्रेशन हो रहा है तो सबसे पहले जो ब्लड से एंटर हो रहा है नेफ्रॉन के अंदर, नेफ्रॉन से वो नेफ्रॉन के अंदर आ रहा है, वो ग्लोमेरुलस नेटवर्क के थ्रू आ रहा है, जो थिन कैपिलरीज हैं आपकी। फिर उससे क्या हो रहा है, वहाँ पे जो भी आपके वाटर्स हों, स्मॉल मॉलिक्यूल्स हों या आयंस हों, वो फिल्टर्ड हो रहे हैं आउट ऑफ द ब्लड और फिल्टर होके जा रहे हैं वो बोमेंस कैप्सूल के अंदर। बोमेंस कैप्सूल क्या है, एक ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है जिसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलते हैं, उसको हम बोमेन कैप्सूल भी बोलते हैं, जिसके अंदर से ये फिल्टर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज रीअब्जॉर्प्शन। फिल्टर होने के बाद होता है रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन में क्या होगा, एज दिस फिल्टर मूव थ्रू द नेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स, द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, valuable substance like glucose, amino acids and essential iron are reabsorbed back into the bloodstream. क्या है, जब हमारी फिल्ट्रेशन हो रही है तो हमारी बॉडी ने जो हमारा लूप ऑफ हेनले था, सॉरी लूप ऑफ हेनले तो बाद में आएगा,
हाँ, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, वो फिल्टर कर देता है पूरे के पूरे यूरिन को ब्लड में से। फिल्टर करने के बाद क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है बॉडी में। रीअब्जॉर्प्शन में क्या होगा कि जो भी हमारी अमीनो एसिड्स और ग्लूकोज या एसेंशियल आयंस उसमें रह गए थे, उसको वापस बॉडी रीअब्जॉर्ब कर लेती है ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ताकि ये भी वेस्ट के साथ बाहर ना निकल जाए। तो ये सारी चीजें किन के थ्रू होती है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स साथ में मिलकर इनको अब्सॉर्ब करती है। दिस प्रोसेस इंश्योर आवर बॉडी रिटेन वाइटल न्यूट्रिएंट्स वाइल डिस्कार्डिंग वेस्ट। ये प्रोसेस ये इंश्योर करता है कि जो भी हमारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स थे इसके अंदर, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और एसेंशियल आयंस, वो वापस से हमारे ब्लड स्ट्रीम में चले जाएं, ना कि वेस्ट के थ्रू बाहर निकले। ठीक है। Then we have secretions. In this phase, additional waste product and excess iron are secreted from the blood into the tubular fluid. क्या है, नेक्स्ट होता है हमारा पार्ट सिक्रीशन का। इस फेज के अंदर जो भी एडिशनल वेस्ट हमारी बॉडी के अंदर या एक्सेसिव आयंस पाए जाते हैं, वो ब्लड से वापस ट्यूबुलर फ्लूइड में पहुंचा दिए जाते हैं ताकि इनको एक्सक्रीट किया जा सके। दिस स्टेप फाइन ट्यून्ड व्हाट विल इवेंचुअली बिकम यूरिन। यही वो पार्ट होता है जहाँ पे सारा एक्सक्रीशन यूरिन फॉर्म में बदल दिया जाता है। फाइनली ऑल लीड टू द एक्सक्रीशन। जब यूरिन बन गया तो एक्सक्रीशन अब होना ही है, लास्ट स्टेप आपका एक्सक्रीशन करेगा। द रिमेनिंग फ्लूइड नाउ कॉल्ड यूरिन कलेक्ट इन द कलेक्टिंग डक्ट एंड मूव टू द रेनल पेल्विस बिफोर ट्रैवलिंग डाउन टू द यूरेटर्स और द ब्लैडर ऑफ द स्टोरेज अंटिल इट रेडी टू एक्सपेल फ्रॉम द बॉडी। क्या है, नेक्स्ट जो आपका फाइनली लास्ट स्टेप होता है वो होता है एक्सक्रीशन का, जिसमें जो भी आपका रिमेनिंग फ्लूइड बच जाता है, जिसको हम यूरिन बोलते हैं, वो कलेक्ट होता है कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू। कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू ये कलेक्ट होकर पहुंचता है रीनल पेल्विस के अंदर। रीनल पेल्विस के अंदर ट्रैवल डाउन करता है यूरेटर्स के थ्रू, सॉरी रीनल पेल्विस से ये यूरेटर्स के पास जाएगा और फिर जाके ब्लैडर के अंदर, जो आपका यूरिन ब्लैडर होता है, उसमें जाके फिल हो जाएगा। और ये जब भी आपको लगेगा कि आपको एक्सपेल करना है यूरिन, अब आपकी बॉडी इसको होल्ड नहीं कर सकती, अब आपको तो यूरिन पास करता है और उस तरीके से आपका एक्सक्रीशन बॉडी से होता है। ठीक है, तो ये आपके प्रोसेस था। दिस इंडिकेट जर्नी इज नॉट ओनली हेल्प मेंटेनिंग अवर बॉडी बैलेंस बट ऑल्सो प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग आर सिस्टम। क्या है, जो ये यूरिन एक्सक्रीशन का सिस्टम है, ये सिर्फ इतनी सी जर्नी नहीं है कि हमारी बॉडी को बैलेंस करके रखता है, फ्लूइड बैलेंस करके रखता है, साथ ही साथ हमारी बॉडी के अंदर ये डिटॉक्सिफाइंग का भी काम कर रहा है कि जो भी टॉक्सिक कंपोनेंट है वो बाहर निकल जाए और हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाए। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं हम डायग्राम। क्या है, ये आपका है, देखो, सिस्टमैटिक शोइंग फिगर्स ऑन मूवमेंट एंड प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन मेमिलियन नेफ्रॉन। मेमिलियन नेफ्रॉन के अंदर कैसे सिस्टमैटिकली मूवमेंट हो रही है यूरिन की और कैसे फॉर्मेशन हो रहा है वो इसमें लिखा है। ठीक है, ये आपका ग्लोमेरुलर कैप्सूल है। ठीक है, और ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, यहाँ से ऐसे ऐसे ये जा रहा है, और ये लूप ऑफ हेनले है, जो नीचे जा रहा है ये लूप ऑफ हेनले है। ऊपर जाएगा तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है, और ये जो लास्ट में है ये कलेक्टिंग डक्ट है। और ये इस तरीके से ये प्रोसेस चल रहा है। तो सबसे पहले क्या होगा, ग्लोम्युलस के अंदर फिल्ट्रेशन होगी। फिल्ट्रेशन के बाद ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स इसको ले लेगी और वहाँ पे लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के थ्रू जो यूरिन फॉर्म हो रहा है, फिल्ट्रेशन होने के बाद जो यहाँ से पास थ्रू हो रहा है, उसके अंदर क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा। ये तीनों जगह पे होगा, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। इन तीनों के थ्रू जो भी आपके इंपॉर्टेंट आयन होंगे, ग्लूकोज होंगे, अमीनो एसिड्स होंगे, वो वापस ब्लड स्ट्रीम के अंदर रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे ताकि न्यूट्रिशन आपके वेस्ट की फॉर्म में बाहर ना निकल जाए। ठीक है, और फिर ये जैसे ही वो यूरिन फॉर्म हो जाएगा, ये कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू कलेक्ट होगा और रीनल पेल्विस में जाएगा और यहाँ से आपके ब्लैडर में पहुंच जाएगा। और जब भी आपको लगेगा कि हमें एक्सपेल करना है यूरिन, तो यहाँ यूरेथ्रा के थ्रू आपके बॉडी से बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। यहाँ पे सबसे पहले फिल्ट्रेशन होगी ग्लोमेरुलस कैप्सूल के अंदर, फिर ये फिल्टर होकर ये वापस प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर जाएगा, जहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो जाएगी जो भी आपकी न्यूट्रिशन है। फिर ये नीचे जाएगा लूप ऑफ हेनले में, यहाँ भी रीअब्जॉर्ब होगा आपका जो भी न्यूट्रिशन बचे होंगे। फिर ये ऊपर जाएगा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में, यहाँ भी वापस जो भी आपके इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन बचे होंगे वो वापस रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। मतलब जो भी वेस्ट होगा बॉडी के अंदर सिर्फ वही एक्सक्रीट होगा, आपके न्यूट्रिशन बॉडी अच्छे से रीअब्जॉर्ब कर लेता है। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के बाद आपको पता ही है कलेक्टिंग डक्ट में जो आपकी यूरिन फॉर्म हुई है वो कलेक्टिंग डक्ट में जाएगी और रीनल पेल्विस से होते हुए ब्लैडर में स्टोर हो जाएगी। और जब भी आपको लगेगा कि आपको भाई अब टॉयलेट आ रही है, आप जाके एक्सक्रीट कराएंगे। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा किस तरीके से इसका फॉर्मेशन हो रहा है, किस तरीके से एक्सक्रीट हो रहा है, आप समझ गए होंगे। अब हम ये चैप्टर नंबर फोर्थ नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, वरना बहुत लेंदी हो जाएगा ये। और बाकी आप लोगों को अगर पसंद आया हो, आप लोग सपोर्ट नहीं करते, तो भाई मेरा भी जो मनोबल है या फिर आप मोटिवेशनल कह लो, वो मेरा गिर जाता है। मैं भी बिजी रहती हूँ थोड़ा, तो जॉब करती हूँ मैं, फिर भी मैं टाइम निकालती हूँ क्योंकि मुझे पढ़ाना पसंद है। ठीक है, तो अगर आपको पसंद आए, हेल्प मिलती हो, तो आप प्यार से कमेंट किया करो ना, ताकि मैं भी मोटिवेट होंगी। आप नहीं करते तो मैं भी, देखो 2-3 दिन से शायद मैंने वीडियो ही नहीं डाली, क्योंकि आप लोगों का कोई कमेंट ही नहीं था। जब मैंने डाली नहीं उसके बाद आप कमेंट कर रहे हो तो अच्छा नहीं लगता। थोड़ा मोटिवेट करेंगे आप तो मैं भी आपके लिए टाइम निकालूंगी। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी। प्यार से कमेंट कर देना, लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना अगर पसंद आए तो। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि जो आपका यूट्यूब है वो बता देता है कि 55% ऐसे लोग हैं जो बिना सब्सक्राइब के देख रहे हैं। ठीक है, सिर्फ 45% लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो देख रहे हैं। तो आप लोगों को अगर कंटेंट पसंद आ रहा है, आपको हेल्प मिल रही है, तो सब्सक्राइब करने में क्या शर्म है। बाकी आपकी मर्जी है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी।